नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। अंशुमान सर के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज करें, आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आज मुख्य तौर पर कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको कि हमने अपने आज के कार्यक्रम में शामिल किया है, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में सबसे पहले बात आपको बता दें कि होगी घरों की बिक्री से जुड़ी खबरों को लेकर के। जी हाँ, जून तिमाही के दौरान बिक्री में 19% की गिरावट देखने को मिली है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये गिरावट क्यों देखने को मिली है, और ये भी समझने की कोशिश होगी कि घर सस्ते होंगे भी या नहीं। इसके अलावा रिजर्व बैंक की नज़र बैंकों के बोर्ड बैठक पर लगी हुई है और ये संभावना है कि बोर्ड बैठक को लेकर के रिजर्व बैंक नए निर्देश भी जारी कर सकता है। समझने की कोशिश होगी, जानने की कोशिश होगी कि आखिर में आरबीआई को बैंकों पर क्या शक है। इसके अलावा यूक्रेन के साथ करीब 2.5 साल से युद्ध लड़ रहे रूस की अर्थव्यवस्था पर अब युद्ध भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आशंका है कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी पर जा सकती है, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा ईरान इजराइल युद्ध की वजह से कई ग्लोबल एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के रूट्स पर उड़ानें बंद कर दी हैं। जानेंगे कि आखिर में इस युद्ध का एविएशन सेक्टर पर क्या असर होगा। अगली खबर भी इसी युद्ध से जुड़ी हुई है। ऐसी आशंका है कि ईरान हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर सकता है। ऐसा हुआ तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर चोट पहुंचेगी। जानेंगे कि आखिर में इसका असर क्या होगा। और आखिर में रुपए पर बात होगी। कच्चे तेल के महंगा होने की वजह से रुपए में गिरावट फिर से बढ़ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 87 के करीब पहुंच गया है। इसको लेकर के भी हम करेंगे विस्तार पूर्वक बातचीत। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल को लेकर के सरकार की तरफ से जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें ये बताया जाएगा कि किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लिया जा सकता है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इसको लेकर के योजना तैयार की है। इसका मकसद कुपोषण को दूर करना है। सर, आखिर में ये दिशा निर्देश क्यों लाए जा रहे हैं और आखिर में इसका असर क्या देख रहे हैं आप? विपुल जी, दो बड़ी वजह हैं। एक तो भारत के कुपोषण में भारत की रैंकिंग को लेकर पिछले एक दशक से लगातार सवाल उठते रहे हैं। भारत में कुपोषण की समस्या कुछ राज्यों में खासी ज़्यादा है। भारत में जो बच्चों की हेल्थ है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनमें भी कुपोषण एक बड़ी समस्या को लेकर सामने आता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस तरीके के कोई मानक या पैमाने अभी तक उपलब्ध नहीं थे, जो थे वो काफ़ी पुराने थे। अब कुपोषण के समस्या के समाधान के लिए और सही ढंग के फूड की आपूर्ति के लिए सरकार को नए सिरे से पैमाने तय करने पड़ रहे हैं। इन पैमानों के तहत किस आयु वर्ग में, किस वेट में कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, इसकी व्यवस्था तय की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के जो एसडीजी हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके तहत भी भारत के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि उन गोल्स के तहत 2047 तक हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत को उन लक्ष्यों का पालन करना भी ज़रूरी है। और इसलिए भारत में फूड प्रक्रिया में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था में फूड पैकेजिंग में, फूड प्रोडक्शन में इन पैमानों का बड़ा असर दिखाई देगा जब ये न्यूट्रिएंट्स के पैमाने हमारे सामने आएंगे। इस बीच इस साल जून तिमाही के दौरान देश के टॉप 9 शहरों में घरों की बिक्री में कमी आई है। रियल एस्टेट फर्म प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च घटने और डिमांड में कमी की वजह से टॉप 9 शहरों में जून तिमाही के दौरान 95,000 से कम घर बिके और 2024 की जून तिमाही के मुकाबले ये आंकड़ा 19% कम है। सर, बिक्री घटने की बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप, और क्या आने वाले समय में क्या अब घर जो है वो सस्ते होते हुए दिखाई देंगे? विपुल, एक तो मुझे लग रहा है कि अब प्रॉपर्टी मार्केट का जो बूम था वो सेटल हो चुका है। पोस्ट कोविड जो डिमांड थी, जो पेंट अप डिमांड थी, वो खत्म हो गई। और इसलिए अगर आप इन आंकड़ों को
प्राप्य इक्विटी के आंकड़ों को करीब से देखें तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, सभी प्रमुख शहर जहां आमतौर पर मांग सामान्य रूप से बेहतर रहती है और ऐसा माना जाता है कि वहां मकान खरीदने के वाले ग्राहक मौजूद हैं, उन सारे शहरों में दहाई के अंकों में सेल्स गिरी है। जैसे हैदराबाद 20% की गिरावट दिखती है, मुंबई में 34% की सेल्स की गिरावट है Q2 में, नवी मुंबई में 17% की गिरावट है, पुणे में 27% की गिरावट है, थाने में 34% है और दिल्ली NCR में 16% है। तो ये जो सारे प्रमुख बाजार हैं जहां से प्रॉपर्टी की अधिकतम मांग निकलती है, वहां अब सब जगह प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा पड़ रहा है और मांग कम हो रही है। और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है, और अगर महीने के आधार पर देखें तो लगातार ये तीसरा महीना है जब इन जगहों पर घरों की मांग में कमी आई है। हमें ये पता है कि भारतीय बाजार में सस्ते घर बिकना बंद हो चुके हैं, बनना भी बंद हो चुके हैं, बिल्डर्स उन्हें लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं। अब जो मीडियम साइज के घर हैं, जो कि 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर के हैं, उनका बाजार सीमित है और वो बाजार अब सिकुड़ रहा है क्योंकि उसकी मांग खत्म हो रही है। दूसरा सवाल आपका ये कि क्या इससे कीमतें कम होंगी? कीमतें कम होने की गुंजाइश कम है कि भारत के प्रॉपर्टी मार्केट ने एक दौर देख लिया है जिस दौर में बाजार बुरी तरह टूटा था, उसके बाद भी कीमतों में कोई बड़ी कमी नहीं आई थी, क्योंकि जिस क्लास में अब मकान बन रहे हैं या जिस क्लास को टारगेट करके मकान बन रहे हैं, वहाँ कीमतों में कोई बड़ी रियायत कंपनियां शायद नहीं देंगी। हाँ, लॉन्चेस में कमी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन में कमी हो सकती है, और अब कंपनियां अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को थोड़े समय के लिए डिले कर सकती हैं जब तक कि ये सेल्स वापस ना लौटे। अब यहाँ से हमारी निगाह इस बात पर होगी कि अगले 5-6 महीनों में कितनी इन्वेंट्री मौजूद दिखती है बाजार में, कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री रहती है, क्योंकि परियोजनाएं जो तैयार हुई थी वो अब लॉन्च हो चुकी हैं। जी। इस बीच बैंकों में गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों की बोर्ड बैठकों पर निगरानी बढ़ा दी है और बोर्ड बैठकों में होने वाली बातचीत को लेकर के रिजर्व बैंक की तरफ से जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। रिजर्व बैंक के इस कदम को इंडसइंड बैंक के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। सर, आरबीआई को आखिर में क्या शक है और बैंकों के बोर्ड को लेकर के खास तौर से? विपुल जी, अगर ये काम पहले हुआ होता तो शायद रिजर्व बैंक को पता चल गया होता कि इंडसइंड बैंक के बोर्ड में क्या हो रहा है, क्यों रेड फ्लैग्स के बाद, डेरिवेटिव्स में लॉसेस के बाद, अकाउंटिंग में गफलत के बाद भी बोर्ड इन्हें मंजूर करता रहा और चीजें इस स्थिति तक पहुंच गई कि बैंक बुरी तरह संकट में फंसा। ये भी पता चला कि इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है। दरअसल अब क्या है कि आरबीआई की रेगुलेटरी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं पिछले कई घटनाक्रमों के साथ। उसकी वजह यह है कि अब बैंकों में जो समस्या दिख रही है वो सीधे सीधे बैंक के प्रबंधन के स्तर पर है, बोर्ड के स्तर पर है। यानी बोर्ड में जो सुपरवाइजरी सिस्टम है, जो विजिलेंस का सिस्टम है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा और बैंक के बड़े अधिकारी और चेयरमैन मिलकर वो सब कर रहे हैं जो किसी बैंक से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और इसलिए रिजर्व बैंक को अब ये करना पड़ा है कि वो इस व्यवस्था में बैंकों के बोर्ड के कामकाज को भी देखेगा। आप कह सकते हैं कि बैंकों के बोर्ड के कामकाज को स्वायत्तता देने के लिए रिजर्व बैंक उनसे दूर रहता था, पर अब बैंकों के बोर्ड क्या भरोसेमंद बचे हैं, ये सवाल पूछने लायक हो गया है। और शायद यही वजह है कि रिजर्व बैंक को अब बैंकों के बोर्ड के एजेंडे को देखेगा, वहाँ किन चीज़ों पर चर्चा हुई है जानने की कोशिश करेगा, बैंक के अंदर कोई अगर खामियां पाई गई हैं, कंप्लायंस के कुछ इशू पाए गए हैं तो क्या वो बोर्ड में आए हैं, रिफ्लेक्ट हुए, उन पर डिस्कशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की पड़ताल की जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है कि इसकी पीछे वजह इंडसइंड बैंक की समस्या और इसके अलावा कई सारे और बैंकों की समस्या है। और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस पड़ताल के बाद आने वाले दिनों में इस बात की भी संकेत हैं कि रिजर्व बैंक बैंकों के बोर्ड के कामकाज को लेकर कुछ और सख्त और नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। जी। भारत से यूरोपियन यूनियन को ड्यूटी फ्री स्टील एक्सपोर्ट घट सकता है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टील इंपोर्ट को लेकर के सेफगार्ड उपायों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत भारत, चीन और वियतनाम को पूल्ड कोटा के तहत अन्य देशों के ग्रुप में शामिल किया गया है। इस बदलाव के तहत सिर्फ 12,500 टन स्टील इंपोर्ट पर छूट होगी, बाकी इंपोर्ट पर 25% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। ये नियम अगले साल जून से लागू हो रहा है। सर, यूरोपियन यूनियन के प्रावधानों को किस तरीके से कैसे समझें हम, और क्या क्या है यूरोपियन यूनियन ने जिसका असर क्या होगा, क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, ये चौंकाने वाली खबर है क्योंकि भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ एक व्यापार वार्ता पर बातचीत कर रही है। अभी यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन जो उर्सुला वॉन डेर हैं, उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच व्यापार वार्ता सक्रिय स्थिति में। भारत की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए गए हैं कि यूरोप अपना बाजार खोलने वाला। उस बीच में स्टील पर यह खबर भारतीय स्टील उद्योग के लिए दोहरी चुनौती, दोहरी मार है। एक तरफ तो भारतीय स्टील उद्योग अमेरिका में टैरिफ लगाने से परेशान है, जो विवाद
बाद सामने दिख रहा है और अब यूरोप की तरफ से ये फैसला आया है और ये फैसला समझने के लिए ज़रूरी है। यूरोप इस समय दुनिया का सबसे बड़ा, अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मार्केट है और यूरोप ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें कुछ प्रेफर्ड नेशंस हैं, जिन प्रेफर्ड नेशंस के साथ वो वरीयता के आधार पर स्टील का इंपोर्ट करेगा, जिसमें कि यूके है, यूक्रेन है, कोरिया है। जबकि भारत को इस सूची से बाहर कर दिया गया और एशिया के देशों की सूची में रखा गया है। इस सूची के कारण ऐसा माना जा रहा है कि भारत के निर्यात में, स्टील निर्यात में, यूरोप को स्टील निर्यात में बड़ी भारी कमी हो सकती है, क्योंकि जो कोटा तय किया जाएगा वो एक क्वार्टर में करीब 12,500 टन के आसपास होगा। और ये भारतीय स्टील उद्योग के लिए परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि स्टील उद्योग को मैंने जैसा कहा कि दोनों बाजारों में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। भारत सरकार इस पक्ष पर क्या प्रतिक्रिया देगी, यूरोपीय समुदाय से क्या बातचीत करेगी, आने वाले समय में देखने लायक होगा। लेकिन ये जो नया फैसला है, ये भारत और यूरोपीय संघ की जो व्यापार वार्ताएं में जो गर्मजोशी दिख रही थी उसे थोड़ा ठंडा कर सकता है। इस बीच एयर इंडिया की तरफ से घोषणा की गई है कि कंपनी 19 रूट्स पर नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट से जुलाई के मध्य तक 118 साप्ताहिक उड़ानों को अस्थायी तौर पर कम करेगी। साथ में 3 रूट्स पर उड़ानों को कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। कंपनी के इस कदम से कई घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर असर पड़ेगा। इस बीच डीजीसीए ने अपने सालाना निरीक्षण कार्यक्रम के तहत एयर इंडिया के गुरुग्राम स्थित मुख्य बेस का निरीक्षण शुरू कर दिया है। सर, डीजीसीए जो पड़ताल कर रहा है वो किन किन चीज़ों को लेकर के कर रहा है? एयर इंडिया की चुनौतियां बढ़ रही हैं और गंभीर हैं, और एयर इंडिया के साथ भारत के पूरे एविएशन उद्योग को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं। जब ये अहमदाबाद वाला हादसा हुआ उससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी। उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि एविएशन मिनिस्ट्री ने जो सिक्योरिटी तय करने वाली एजेंसी है उसको पर्याप्त फंड नहीं दिया और उस फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत के एविएशन सेक्टर के तेज विस्तार में, बहुत ज़्यादा रूट्स खोलने और बढ़ते यात्रियों की संख्या को लेकर भारत में विमानों की सुरक्षा और रखरखाव और मेंटेनेंस से बड़ा समझौता हुआ है। और ये बात खुलकर इसलिए सामने आ रही है और ये बात अब स्पष्ट है कि एयर इंडिया को बार बार अपनी उड़ानें कैंसिल करनी पड़ रही हैं, अपने विमानों को ग्राउंड कराना पड़ रहा है। 118 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी हैं एयर इंडिया को अपने 19 अलग अलग रूट्स के ऊपर। इसमें भारत के भीतर के रूट्स भी हैं और बाहर के रूट्स भी हैं। इससे पहले एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर में जो बोइंग के विमान थे, जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट से, उनकी उड़ानें भी रद्द कर दी थी। और ये सब की वजह वो सुरक्षा संबंधी खामियां और चिंताएं हैं जो अब समझ में आ रही हैं और जिसकी पड़ताल हो रही है। तो एयर इंडिया का जो गुड़गांव का हब है उस पर डीजीसीए की जांच चल रही है। विमानों की सुरक्षा, विमानों के कामकाज को और विमानों के रखरखाव को जांचने की कोशिश की जा रही। यही वो वजह है जिस वजह से एयर इंडिया की विमान की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। सिक्योरिटी संबंधी समस्याएं अन्य कंपनियों की उड़ानों में भी और विमानों में भी आ सकती हैं। तो अचानक भारत में अब एविएशन सिक्योरिटी को लेकर सक्रियता बढ़ी है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब इस तरीके के घटनाक्रम आते हैं, विमानों में तकनीकी खामियां पाई जाती हैं, रखरखाव करने वाली एजेंसियां ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं करती, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एविएशन बाजार में भारत की साख खराब होती है। क्या यही वजह है सर कि मतलब सिर्फ डीजीसीए की सिक्योरिटी चेक ही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें घटाई हैं, या फिर और कोई वजह है? और दूसरा, जो ये उड़ानें घटाई जा रही हैं, इसका असर, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देख रहे हैं आप? बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दो वजह। एक तो बड़ी वजह यह है कि डीजीसीए ने कई सारे विमान ग्राउंड किए और उनकी जांच और पड़ताल चल रही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम चल रहा है मध्य पूर्व में, उस वजह से तमाम उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। भारत, एयर इंडिया सहित विश्व की बहुत सारी एविएशन एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं जिनकी उड़ानें प्रभावित हुई। तो एक वो भी वजह है, विमानों को लंबा समय लेकर आना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, लंबे लंबे हाल्ट हो रहे हैं, वो भी वजह है जिससे जो रोटेशन है एयरक्राफ्ट्स का वो बिगड़ा है। लेकिन यहाँ एयर इंडिया के साथ ये जो उड़ानें रद्द करने की बात या रोकने की बात है, इसमें सुरक्षा संबंधी खामियां प्रमुख रूप से दिखती हैं और एयर इंडिया पर ये काफ़ी भारी पड़ेगा। हम विस्तार से इस पर एक बार चर्चा कर चुके हैं पिछले सप्ताह कि ये पूरा घटनाक्रम, इस घटनाक्रम में क्रैश के बाद एयर इंडिया से वसूला जाने वाला मुआवजा, ये उड़ानें बंद करने की नौबत, करीब करीब 45-50 के आसपास उड़ानें बंद करने की स्थिति, इसके अलावा 3-4 एयर स्पेसेस को बंद करने की स्थिति। ईरान का एयर स्पेस बंद है, इजराइल का एयर स्पेस बंद है, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इशू है। इन सारे एयर स्पेस से
को बचाते हुए, बाईपास करते हुए लंबी दूरी की उड़ानें लेना, इसका बड़ा खर्च और बड़ा असर एयर इंडिया की वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। और हमें गंभीरता से देखना होगा कि यह संकट एयर इंडिया की साख और इंडिया के भविष्य पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल की महंगाई आने वाली है, और अगर वो महंगाई स्थायी साबित हुई तो एयर इंडिया की बैलेंस शीट पर इसके गहरे असर पड़ेंगे। अभी कंपनी मर्जर से उभर रही है, और इसलिए बाजार में तमाम विशेषज्ञ इसे करीब से देख रहे हैं कि एयर इंडिया इस झटके से कैसे उभरेगी और उभरने की कीमत और लागत क्या होगी। बिल्कुल। सोलर पैनल के लिए चीन पर भारत की निर्भरता और ज़्यादा बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चीन से भारत में सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स का इंपोर्ट 141% बढ़कर के 455 करोड़ यूनिट दर्ज किया गया। ये स्थिति तब है जब भारत में भी सोलर पैनल उत्पादन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सर, सोलर पैनल इंपोर्ट पर भारत की चीन पर बढ़ती निर्भरता की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? भारत में बढ़ावा जरूर दिया जा रहा है। भारत ने अपनी जो इंसेंटिव स्कीम थी पीएलआई के तहत, उसके तहत लगातार कंपनियों को इस बजट से पैसा देने की कोशिश की कि सोलर पैनल बनाए जाएं। लेकिन सोलर पैनल एक और वो चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। करीब करीब 70-80% सोलर पैनल्स पूरी दुनिया में चीन से आपूर्ति के लिए जाते हैं। और अभी आपको याद होगा जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं में विवाद चल रहा था, और उसके बाद जब लंदन में बैठक हुई थी, तो लंदन की बैठक में अमेरिका ने सोलर पैनल पर भी चीन के एक अधिकार का मामला उठाया था, जिस पर चीन ने चर्चा करने से मना कर दिया था। तो भारत की निर्भरता उसी निर्भरता का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में की सोलर पैनल को लेकर चीन पर है, और चीन ने इस बाजार में इस तकनीक पर अपना एक किस्म से प्रभुत्व बना लिया है। पर भारत की चुनौती है कि भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए बड़े निवेश की जरूरत है, और भारत का पूरा अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम एक तरह से चीन का मोहताज है, चीन पर निर्भर है। पर लेकिन चीन पर हमारी निर्भरताएं और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, तो ये उसमें भी शामिल है। और फिलहाल अभी वो तकनीक, उस तरीके की लागत क्षमताएं तैयार नहीं हो पाई हैं कि चीन को इस बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा मिल सके। इस बीच यूक्रेन के साथ करीब 2.5 साल से चल रहा रूस का युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। युद्ध के खर्च की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर बोझ लगातार बढ़ रहा है, और यह आशंका है कि रूस की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में फंस सकती है। युद्ध की वजह से रूस में ब्याज दर बहुत ऊपर है, महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है, विदेशी निवेश लगातार कम हो रहा है, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग पर भी चोट पहुंच रही है। सर, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से रूस के मंदी में जाने की आशंकाएं अब दिखाई देने लगी हैं? विपुल जी, हमारी निगाहें इस समय चूंकि मध्य पूर्व पर हैं, पश्चिम एशिया पर हैं, और यहाँ के विवादों पर हैं, पर रूस और यूक्रेन का युद्ध भी जारी है और चल रहा है। शांति के प्रयास वहाँ भी औंधे मुँह गिरे हैं, असफल हो चुके हैं। पुतिन ने हाल में अपने एक बयान में ये भी कहा है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। पर उससे ज़्यादा गंभीर बात पुतिन ने पिट्सबर्ग की रशियन इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में की। एक सालाना बैठक होती है पिट्सबर्ग में, जहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ पर दुनिया भर के उद्यमी आते हैं। अब तो प्रतिबंधों के कारण सीमित आवाजाही होती है, लेकिन फिर भी सेंट पीटर्सबर्ग की इस बैठक में पुतिन ने यह कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ खिसक रही है, और इसे हर हाल में मंदी से रोकने की कोशिश करनी होगी। तो हम समझते हैं डेटा पॉइंट के जरिए कि रूस की अर्थव्यवस्था में इतने लंबे चले 2 साल चले, 2.5 साल चले युद्ध के बाद अब स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, और क्यों राष्ट्रपति पुतिन को यह चेतावनी देनी पड़ी कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। तो एक तो जीडीपी में तेज गिरावट है। जो पहला क्वार्टर 2025 का था, इसमें केवल 1.4% की विकास दर रही, जो 2 साल में सबसे कमजोर है। पॉलिसी रेट्स बहुत ऊंची हैं, 20% का पॉलिसी रेट है। ऐसी स्थिति में, प्रतिबंधों की स्थिति में, ना तो निवेश है, ना कोई कर्ज लेने वाले मौजूद हैं। कर्मचारियों की, लेबर की बड़ी कमी है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन कुछ निचले स्तर पर है, लेकिन लेबर नहीं है क्योंकि काम उपलब्ध नहीं है। महंगाई का दबाव है, डिफेंस का खर्च लगातार बढ़ रहा है। एक लंबे युद्ध में 2-3 साल से रूस उलझा हुआ है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था में बाकी निवेश नहीं आ रहा है, और जीडीपी का 20% हिस्सा गैस और तेल से आता है। इनके दामों में उतार चढ़ाव और प्रतिबंध का जोखिम है, और नए प्रतिबंध रूस के सर पर खड़े हैं। सर, लेकिन अभी से अगर आर्थिक मंदी की एक तस्वीर अगर वहाँ दिख रही है, तो फिर रूस पर जो यूरोपियन यूनियन के जो नए प्रतिबंध आ रहे हैं, उसके बाद क्या हश्र होगा सर?
हाँ, यही मैंने इशारा किया कि 18वीं किश्त रूस के पर प्रतिबंधों की आ रही है और इसके बाद रूस की, इसीलिए पुतिन ने यह संकेत दिया कि रूस की अर्थव्यवस्था की मंदी में फंसने का अब खतरा काफी गंभीर है। जो प्रतिबंध आ रहे हैं, जो प्रस्ताव प्रतिबंध का आया है, उस हिसाब से 2027 तक रूस से गैस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इससे ईयू को जो मिलने वाली, यूरोपियन यूनियन को जाने वाली गैस है, उससे रूस की आमदनी जो इस समय करीब करीब 19 बिलियन यूरो है, वो घट के शून्य हो जाएगी। तेल की कीमत जो $60 पर बैरल की गई थी, उसे घटाकर $45 पर बैरल किया गया, यानी $45 तक की कीमत का ही तेल बेच सकेगा। पहले वो $60 तक बेचता था। अगर लागू हुआ तो करीब करीब 2.8 बिलियन यूरो की पर माह आमदनी घट सकती है। इसे ऐसे समझें कि रूस पहले $60 से ज़्यादा कीमत का तेल नहीं बेच पाता था, $45 से ज़्यादा पर बैरल से ज़्यादा का तेल नहीं बेच पाएगा। ऐसी स्थिति में उसका तेल पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा रूस ने पूरी दुनिया में कुछ शैडो फ्लीट बना रखे थे, जिनके जरिए वो वैध अवैध रूप से दुनिया के बाजारों में तेल की आपूर्ति करता था। 153 ऐसे टैंकर थे। इनको रोक दिया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से और इसलिए अब रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दूसरे रास्तों से, चोरी छिपे रास्तों से भी तेल बेचना मुश्किल हो गया है। दूसरा ये कि रूस और चीन की जो वैकल्पिक बैंकिंग प्रणाली है, उस पर यूरोपियन यूनियन ने सख्त कार्रवाई की है रूस और चीन के बैंकिंग रिश्तों के ऊपर। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो रूस को यूरोप से जोड़ती थी और बड़ी रूस की भविष्य की परियोजनाओं की दृष्टि से काफ़ी बड़ी थी, इसे यूरोपियन यूनियन ने फाइनली फ्रीज कर दिया, इस परियोजना को ड्रॉप कर दिया है और इसलिए पाइपलाइन के दोबारा चालू होने की उम्मीद कम है और इसलिए रूस में के मंदी में जाने की संभावना है। रूस में अभी जो भी अर्थव्यवस्था की मशीन है वो युद्ध के आधार पर चल रही है। युद्ध का उत्पादन है, युद्ध के लिए की तैयारियां हो रही, लेकिन इससे बाहर निकलने की स्थिति में आते आते तक रूस गहरी मंदी में धंस सकता है। रूबल तो अस्थिर है ही, तेज गिरावट इसमें दिखाई दे रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रूस के बड़े निर्यात हैं, खासतौर से मिनरल और खनिज निर्यात है, वो प्रतिबंध में फंस चुके हैं। हथियार और तकनीक के निर्यात हैं, उनके लिए रूस के पास अब तकनीकें नहीं हैं क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो मशीन और सेमीकंडक्टर और तमाम आपूर्तियां ठप हैं। तो रूस की अर्थव्यवस्था अगर मंदी में जाती है तो रूस यूक्रेन युद्ध का गणित बदल सकता है आने वाले दिनों में और इसलिए ये बात अब गंभीरता से पूरी दुनिया में समझने की कोशिश की जा रही है और इसलिए यूरोपियन यूनियन शायद और सख्ती करेगा और जल्दी करेगा कि रूस की अर्थव्यवस्था पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। जी, इस बीच पहले फिलिस्तीन और अब ईरान के साथ युद्ध की वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंच सकती है। इजराइल का डिफेंस खर्च लगातार बढ़ रहा है, साथ में सैन्य ज़रूरत के लिए मानव बल का इस्तेमाल बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और लेबर मार्केट में लोगों की कमी हो गई है। गाजा के संघर्ष की वजह से 2024 के दौरान इजराइल के रक्षा बजट में 65% की बढ़ोतरी हुई थी और इस बार ईरान के साथ युद्ध के कारण उसका रक्षा बजट और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। सर, इजराइल के लिए युद्ध का खर्च जो है वो कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? विपुल जी, इजराइल के बजट पर या खर्च पर हमारी निगाह इसलिए गई, उसकी दो बड़ी वजह थी। क्योंकि एक तो ईरान और इजराइल की जंग अब लंबी खिंचने की संभावना है, ये संकेत बाहर से मिल रहा है बाजार से, और इसलिए समझना जरूरी है कि इजराइल इस जंग में कितने समय तक टिक सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि इजराइल के अपने बैंक ने 2025 के लिए इजराइल की जीडीपी के ग्रोथ के अनुमान में भारी कटौती की, उसको घटाकर 4.3% से 3.5% कहा और एक कहा कि अगर ईरान के साथ लंबा युद्ध चलता है तो इसमें 50 बेसिस पॉइंट की कमी और आ सकती है। ऐसी स्थिति में इजराइल का इस युद्ध में लंबे समय तक टिके रहना इस आर्थिक चुनौती के साथ संभव नहीं होगा। तो जो हमें अभी तस्वीर दिख रही है इजराइल की अर्थव्यवस्था पर, उस पर युद्ध बेहद भारी पड़ रहा है। युद्ध में रोजाना करीब $725 मिलियन के आसपास का खर्च हो रहा है, जिसमें मिसाइल, फाइटर जेट और ईंधन का खर्च शामिल है। केवल सैनिकों की तैनाती पे ही करीब करीब $1.45 अरब का खर्च हो चुका है। गाजा से संघर्ष में 2024 के बाद से रक्षा खर्च 65% बढ़ गया है, $46 अरब हो गया है। 2025 में भी डिफेंस का बजट बढ़ने की संभावना है और यही वजह है कि बैंक ऑफ इजराइल ने इजराइल की विकास का अनुमान घटा दिया है। मजदूरों की कमी है, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं, टूरिज्म जो कि एक बड़ी आमदनी का जरिया था इजराइल के लिए, वो लगभग बंद हो चुका है और अब 60,000 से ज़्यादा बिजनेस इकाइयाँ, जो आंकड़े में बता रहे हैं उस हिसाब से करीब 60,000 से ज़्यादा बिजनेस इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5% से ऊपर निकलने का खतरा है। महंगाई अप्रैल में 3.6% थी, लेकिन अब युद्ध में जो सप्लाई रुकी है उसके कारण महंगाई और बढ़ने की आशंका है। ब्याज दर काफ़ी ऊँची रखी गई है और
जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसराइल की, युद्ध से उस पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि जो रिजर्व आर्मी को बुलाना पड़ा है, इसमें तमाम टेक, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन में काम करने वाले लोग थे जिनको अपने काम छोड़कर जंग के लिए आना पड़ा है। तो ये जो संतुलन है ईरान और इसराइल की युद्ध का, इसे करीब से देखने की जरूरत है। इतने लंबे 2 साल से चल रहे युद्ध के बाद इसराइल की अर्थव्यवस्था थक रही है, जबकि ईरान इस युद्ध में अभी अभी प्रवेश कर रहा है। और ईरान चूंकि लंबे समय से प्रतिबंधों में था और जंग की तैयारियां कर रहा था, हथियार और साजो सामान से लैस है। इस पर विस्तार से हमने इस बार के अर्थम में चर्चा की है। अगर हम जिन दर्शकों ने नहीं देखा वो जाकर इसे दोबारा देख सकते हैं कि युद्ध का संतुलन क्या है और क्यों ये जंग लंबी चल सकती है। पर इसराइल की आर्थिक चुनौतियां पश्चिमी देशों के लिए, अमेरिका के लिए खासतौर पर चिंता की वजह होंगी। लेकिन सर अब सवाल ये उठता है कि जो अभी जो इकॉनमी की सिचुएशन है इसराइल की, उसके जो ताज़ा अनुमान हैं, ताज़ा आंकड़े हैं, उनसे क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है? एसएनपी ने कल कहा, विपुल जी, एसएनपी ने 2 दिन पहले कहा जब ईरान इसराइल युद्ध होने के बाद कि इसराइल की रेटिंग ए से घटाकर A- तक कर दी जाएगी। और ये युद्ध का असर है, और अगर ये ऐसा होता है तो फिर कर्ज लेना महंगा पड़ेगा। दुनिया में के व्यापार पे तो असर पड़ ही रहा है। अमेरिका के टैरिफ का असर इसराइल पर भी है। रेड सी के एरिया में शिपिंग्स नहीं हो पा रही हैं, इसलिए एक्सपोर्ट में गिरावट है, और इस एरिया में इंश्योरेंस की लागत बढ़ी है। युद्ध तेज हुआ तो फिर मंदी का खतरा है, और कच्चे तेल की और गैस की कीमतों में जो तेजी आएगी होर्मुज बंद होने से, उसका असर पूरी दुनिया के साथ इसराइल पर भी पड़ेगा। इस बीच ईरान इसराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कई ग्लोबल एयरलाइन कंपनियों ने मिडिल ईस्ट के रूट्स पर अपनी उड़ानें घटाना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया के अलावा सिंगापुर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने कई रूट्स पर उड़ानों को या तो बदल दिया है या फिर हाल के लिए रोक दिया है। युद्ध की वजह से ग्लोबल एविएशन सेक्टर के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। सर, ग्लोबल एयरलाइंस के पास अब क्या कुछ विकल्प बचे हुए हैं? ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है और सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जो एशिया को यूरोप से और अमेरिका से जोड़ता है, मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर। और इसलिए पूरी दुनिया की एयरलाइंस इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करती थी, जो कि भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व से के ऊपर से होते हुए जाता है। अब 2 एयर स्पेस तो पूरी तरह बंद है, ईरान का एयर स्पेस भी बंद है और इसराइल का एयर स्पेस भी बंद है। और चूंकि वहां मिसाइल युद्ध चल रहा है, तो ईरान और इसराइल के बीच का जो हिस्सा है वो हिस्सा भी पूरी तरह बंद है। तो अब जंग लंबी खिंचने के बाद, अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले होने के बाद, दुनिया की एविएशन कंपनीज अपने विकल्पों पर विचार कर रही हैं। तात्कालिक तौर पर ऐसी खबरें मिल रही हैं, अगर आप फ्लाइट डेटा रडार को देखें या अलग अलग एग्रीगेटर्स को देखें, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी उड़ानें या तो रुक गई हैं या स्थगित कर दी गई हैं, उनके रूट बदल दिए गए हैं। अब जिन उड़ानों को चलाना भी होगा, उनके लिए एक लंबा रूट लेना पड़ेगा, जो खासतौर से पूर्वी एशिया से आने वाली उड़ानें हैं, चाहे वो KLM की हों, हांगकांग से आ रही हों, या ऑस्ट्रेलिया से या इस हिस्से से आ रही हों, सिंगापुर से आ रही हों, उन्हें अपने आप को एक लंबे रास्ते से ले जाना पड़ेगा, जो कि फारस की खाड़ी के बाहर से होते हुए फिर यूरोप की तरफ जाएगा। और इस वजह से किराया बढ़ने की संभावना है, विमानों के लंबे समय तक इंगेज रहने की संभावना है, कर्मचारियों के रोस्टर बदलने की संभावना है। और इसलिए अगले 2-3 दिनों के अंदर एविएशन कंपनियों की तरफ से इस तरीके की घोषणाएं आ सकती हैं, जिसमें अपने उड़ानों के पूरे क्रम को वो रिशेड्यूल करेंगे। ऐसा संकेत एविएशन कंपनियों की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब ट्रैवल की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी एयरलाइंसेस के लिए भी अब ये चुनौती है कि वो इन रूट्स के ऊपर, मध्य पूर्व के रूट के जरिए यूरोप और एशिया की उड़ानें कैसे लागू करें। तो अगले कुछ दिनों में दुनिया के एविएशन सेटअप में एक बड़ा फेरबदल या बड़ी उठापटक हो सकती है। एयर इंडिया ने तो खैर अपनी कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया है, कुछ को रोका है, इसकी घोषणा पहले ही आ चुकी है। इस बीच ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ईरान की संसद ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ईरान अगर इस खाड़ी को बंद करता है तो इससे एनर्जी सप्लाई की वैश्विक व्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंचेगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। हॉर्मुज़ की खाड़ी के रास्ते दुनिया भर के कुल तेल की 1/4 से ज़्यादा सप्लाई होती है, और भारत में इंपोर्ट होने वाले आधे से ज़्यादा तेल तो इसी रास्ते से आता है। इसी आशंका की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $81 के ऊपर पहुंच गया था, जो कि 5 महीने का ऊपरी स्तर है। सर, ईरान ने कह दिया है वो इस युद्ध में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कूटनीतिक
के तौर पर इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? डिप्लोमेटिकली इस बयान के, इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? विपुल जी, बयान आज शाम को आया और ईरान का काफी सख्त बयान था। और ये इस बयान के पीछे के संदर्भों में रूस के साथ ईरान की एक बातचीत थी, जिस पर उन्होंने सुबह संकेत भी दिया था जब उंगलियों की दुनिया में कि आज रूस और ईरान के बीच कोई चर्चा हो सकती है। और उस चर्चा के बाद अचानक अलग अलग जगह से कई बयान आए। रूस ने ये कहा कि ईरान ने पर हमला करके कि अमेरिका ने गलती की है, और ईरान ने कहा कि तीखा बयान दिया कि अब ये आर पार की लड़ाई होगी। ईरान ने कहा कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, उसे खत्म हम करेंगे। अब इसके बाद पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ और बाजार के निवेशक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की प्रतिक्रिया किस दिशा में हो सकती है। वो प्रतिक्रिया अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी हो सकती है, या वो प्रतिक्रिया अमेरिका को बाहर रखते हुए इजराइल पर और सख्त हमले हो सकते हैं, जो लगातार चल रहे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान इसका कैसे पलटवार करेगा, लेकिन ईरान ने इस युद्ध में शांति की संभावनाओं से अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लिया है, और इसलिए ये तनाव चरम पर है। अमेरिका की तरफ से भी इस तरीके की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब ये बातचीत बड़े टकराव की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसलिए जो बाकी क्षेत्रीय ताकतें हैं, सऊदी, टर्की, यूएई, इनकी भूमिकाओं को भी अब आने वाले समय में करीब से देखना होगा। तो ये अगले 1 या 2 दिन ईरान की प्रतिक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, और उसको लेकर तरह तरह के आकलन मौजूद हैं। और इसलिए बाजारों को हमने आज इतना दबाव में और इतना अनिश्चितता में भरा हुआ देखा। ठीक सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितनी संभावनाएं हैं कि वाकई में ईरान सच में हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर सकता है, और बंद होने की स्थिति में इसका असर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आज भी बहुत लोग ये तर्क दे रहे थे कि ठीक है, कहा गया है, संसद से पास हो गया है, लेकिन बंद नहीं होगा क्योंकि इससे ईरान और चाइना को ही शायद ज़्यादा नुकसान हो। तो इस वजह से भी बाज़ार में थोड़ी रिकवरी रही कि शायद ये धमकी है। आप कैसे देख रहे हैं सर, और इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि होर्मुज बंद करना ईरान के लिए उतना आसान फैसला नहीं है, क्योंकि होर्मुज से ईरान का तेल भी जा रहा है। और इसलिए आप देखिए, जैसे ही होर्मुज बंद होने की बात आई, ईरान की संसद ने प्रस्ताव पास किया, ईरान की सरकारी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की। उसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से यह कहा गया चीन से कि वो ईरान को यह समझाने की कोशिश करे कि होर्मुज बंद न किया जाए। इसे करीब से समझना जरूरी है, देखना जरूरी है कि पूरी दुनिया में 3 ऐसे भूगोल हैं जिन्हें होर्मुज के बंद होने से सीधा नुकसान होगा, जबकि अमेरिका को इससे होने वाला कोई बड़ा नुकसान नहीं है। होर्मुज के बंद होने से यूरोप, चीन और भारत, ये 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा चूंकि ईरान का स्वयं है, ईरान अपने ही तेल को इस रास्ते के जरिए एशिया की तरफ, चीन की तरफ भेजता है, तो वो शायद इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन चूंकि होर्मुज एक बड़ा रणनीतिक दांव है, तो ईरान इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। कैसे करेगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन बाजार, सरकारें इसके लिए तैयार हो रही हैं। चीन की, भारत की सरकारें इसके लिए तैयार हो रही हैं। और अगर हम आप करीब से देखें कि इसका भारत पर क्या असर होगा डेटा पॉइंट के जरिए, तो ये बात तो लगातार चर्चा में है विपुल जी, कि भारत के आयात पर असर होगा। ऊर्जा सुरक्षा से भारत का 60 से 65% क्रूड आता है। जून में रूस से करीब 1.8 मिलियन बैरल पर डे का आयात हुआ था। पर इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती भारत के निर्यात के लिए है। भारत के बासमती चावल का बड़ा खरीदार है ईरान, और भुगतान में देरी से व्यापारी नुकसान में है। और बासमती की जो नई मांग निकलने की संभावना थी, उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा असर भारतीय रिफाइनरीज पे पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते से केवल तेल आता ही नहीं है, भारत से रिफाइंड फ्यूल भी जाता है जो यूरोप के बाजारों में जाता है। और ये 1 लाख बैरल पर दिन डीजल ईयू को भेजा जाता है। अगर होर्मुज में कोई बाधा आती है तो ये डीजल यूरोप के बाजारों में नहीं पहुंचेगा, इसे लंबी दूरी के रास्ते से ले जाना पड़ेगा, जिसका बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत के पास केवल 9 से 10 दिनों का तेल भंडार है। हालांकि सरकार का कहना है कि पर्याप्त है और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन होर्मुज बंद होने के बाद अगर ये बंद होगी तो ये लंबे समय के लिए विवाद होगा और ऐसी स्थिति में फिर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी ऑप्शंस बराबर हैं, इवन हैं कि ईरान होर्मुज का इस्तेमाल करेगा या किसी दूसरे तौर तरीकों से इजराइल और अमेरिका को जवाब देगा। ठीक, इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और अमेरिकी डॉलर में बढ़त की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर से 87 के करीब पहुंच गया। महंगे क्रूड की वजह से तेल इंपोर्ट की लागत बढ़ने की आशंका है, जिस वजह से
रुपए पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। सर, रुपए में हम देख रहे हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रही डॉलर के मुकाबले। यहाँ से आप भविष्य कैसे देख रहे हैं रुपए का, क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है आपको? भारत की जो सबसे खतरनाक या सबसे चुनौतीपूर्ण फॉल्ट लाइन है ना, वो अब खुल रही है, वो रुपया है। रुपया मार्च के बाद सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया, करीब $87 के आसपास था। एक हफ्ते में लगभग 60 बेसिस पॉइंट रुपया टूट चुका है, अगर हम आंकड़ों के करीब से देखें। और इस साल रुपया एशिया में, भारतीय रुपया एशिया में सबसे ज़्यादा कमजोर होने वाली मुद्राओं में शामिल है। अब ये जो दबाव बनना शुरू हुआ है, ब्रेंट क्रूड करीब करीब 12% बढ़ चुका है, 78 बैरल के आसपास है, 81 तक गया था, लेकिन 78 और 79 के आसपास है। इजराइल ईरान हमले के बाद $10 ब्रेंट क्रूड की कीमत में $10 पर बैरल की बढ़त से भारत का चालू खाते का घाटा करीब 0.4% बढ़ता है, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ता है भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, और इसका सीधा असर रुपए की कीमत पर पड़ता है। तो जैसे जैसे क्रूड महंगा होता जा रहा है, आपको रुपए की कमजोरी बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्रेंट क्रूड अगर 80 के आसपास बना रहा, जिसकी संभावनाएं हैं इस तनाव के कारण, होर्मुज बंद ना भी हो तब भी 78 से 80 के आसपास भी अगर ब्रेंट क्रूड रहता है, जहां पर वो करीब में खड़ा हुआ है, तो रुपया 87.5 88 के लेवल तक, मतलब डॉलर की कीमत रुपए में 87 से 88 रुपए की कीमत तक जा सकती है। और इसके लिए बाजार तैयारी कर रहा है, निवेशक तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो बड़ी चुनौती और इस बढ़ेगी, वो विदेशी निवेशकों की बिकवाली होगी। अगर भारत में विदेशी निवेशक इस दौरान लगातार बिकवाली करते रहते हैं, जो कर रहे हैं, और बाजारों में गिरावट बढ़ती है, तो रुपए पर दोहरा दबाव होगा। एक दबाव तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का होगा, चालू खाते का घाटा बढ़ने का होगा, और दूसरा दबाव विदेशी निवेशकों की बिकवाली से आएगा। अब रिजर्व बैंक के सामने सर रुपए को लेकर के क्या कुछ बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं आपको? रुपया कमजोर होता, रुपया रिजर्व बैंक की मुश्किलें बढ़ा रहा। अचानक ऋतु बदल गई है बैंकिंग स्ट्रीट में, अचानक रिजर्व बैंक के लिए माहौल बदल गया, मौसम बदल गया है। वो रिजर्व बैंक जो ये मान रहा था कि महंगाई को उसने हरा लिया है, ब्याज दरों में कमी की जानी चाहिए, अर्थव्यवस्था में अब सस्ती पूंजी को लाने का दौर है, वो सारी प्रक्रिया पिछले 2 हफ्ते के भीतर सर के बल खड़ी हो गई। एक तो महंगाई बढ़ने का खतरा वापस लौट आया, क्योंकि कच्चा तेल लगातार क्रूड महंगा हो रहा, रुपया कमजोर हो रहा, यानी दोहरा नुकसान, करेला नीम चढ़ा। इस स्थिति में महंगाई बढ़ेगी, और रिजर्व बैंक के लिए खासतौर से ईंधन की महंगाई को संभालना मुश्किल होगा। सरकार इस महंगाई की बढ़े हुए कच्चे तेल की कीमत को पास ऑन करेगी, या सामने चुनाव है, देखेगी, सब्सिडी का बोझ तो बढ़ेगा ही। विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, करीब करीब $692 बिलियन के आसपास है। डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश रिजर्व बैंक ने लगातार की है, लेकिन एक सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार पर जोखिम नहीं लिया जा सकता। और क्रूड अगर $15 से $20 पर बैरल महंगा गया और $90 के ऊपर निकला, तो फिर डॉलर के भंडार में काफी तेज गिरावट हो सकती है, और रिजर्व बैंक शायद उसी बफर की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्याज दरों में कमी की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, रुपए की कमजोरी उसे प्रभावित करेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक के लिए अब मोर्चा बदल रहा है। अर्थव्यवस्था को सस्ती पूंजी देने के बजाय उसे रुपए में गिरावट को रोकना होगा, क्योंकि गिरता रुपया भारत में केवल कच्चे तेल का ही नहीं, बहुत सारे इंपोर्ट्स को महंगा करेगा। तो ये इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि इस पूरे विवाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे कमजोर नस है, या जो फॉल्ट लाइन है, वो खुल गई है। और इसलिए अब आने वाले हफ्तों में बाजार की निगाहें, निवेशकों की निगाहें, निर्यातकों और आयातकों की निगाहें रुपए की कीमत पर रहेंगी, और जिस पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों का होगा। आखिरी सवाल चलते चलते संक्षेप में सर, बाजार को लेकर के अभी क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं, आशंकाएं भी हैं, इन सब के बीच में आशाएं भी आ रही हैं, तो एक दायरे में बाजार फंसा हुआ है, लंबे समय से फंसा हुआ है। आज भी हमने देखा काफ़ी वोलेटाइल सेशन, 24,824 का लो लगाया निफ्टी ने, वहाँ से 25,000 का लेवल भी क्रॉस किया बाद में, सेकेंड हाफ में क्लोजिंग जो है 24,971 के आसपास आई है। तो काफ़ी वोलेटिलिटी जो है वो बाज़ार में देखने को मिल रही है। आज की रिकवरी थोड़ी बहुत जो रही निचले लेवल से, हालांकि गिरावट तो रही 150 पॉइंट की, लेकिन रिकवरी की वजह ये रही कि शायद हॉर्मुज पे कोई एक्शन ना हो, शायद बंद ना हो। आप कैसे देख रहे हैं बाज़ार के लिए, क्योंकि चिंताएं तो हैं सर बहुत सारी। बाजार बहुत शॉर्ट टर्म प्ले, देखिए शेयर बाजारों के लिए परिस्थिति बिल्कुल नई है और अनोखी है। शेयर बाजार कभी भी
इस तरीके की भू राजनीतिक परिस्थितियों से दो चार नहीं हुए हाल फिलहाल के इतिहास में, अगर आप करीब से देखें। जहां टकराव हुए वो लंबे चल रहे थे, जैसे रूस और यूक्रेन के टकराव लंबे समय तक चलने वाला था। यहां बहुत अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं। 24 घंटे पहले कुछ होता है, 24 घंटे बाद कोई चीज बदल जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने कहा कि वो शांति के लिए 2 हफ्ते देंगे, इसके बाद उन्होंने फिर अमेरिका पे ने ईरान पर के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी। ये सब बाजार के लिए बेहद अप्रत्याशित है। शेयर बाजार या विदेशी या निवेशक हमेशा अनिश्चितता से डरते हैं, और वो अनिश्चितता स्थायी भाव बन गई है पिछले 6-8 महीने में। इस बात से आप इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे टैरिफ का असर खत्म हुआ, टैरिफ के विवाद खत्म हुए, वैसे ही ये जियोपॉलिटिकल चिंताएं सामने आ गई। पर अगर तात्कालिक तौर पर ट्रिगर देखें भारतीय बाजार के लिए, तो एक पर तो हमने चर्चा की, रुपए की कमजोरी भारतीय बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर करेगी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ाएगी, रिजर्व बैंक की सीमाएं सीमित करेगी हैंडल करने की। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, क्योंकि भारत की निर्भरता 90% है। तो होर्मुज ना भी बंद हो, विपुल जी, होर्मुज ना बंद हो और इस एरिया में ईरान और इजराइल के बीच एक लंबी जंग चले, तो भी कच्चा तेल $78-80 के आसपास रहेगा, और वो भी कोई अच्छी बात नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है कच्चे तेल का $80 के आसपास रहना। तो ये बात बाजार अपने स्तर पर फैक्टर इन जरूर करेगा, और इसके जो व्यापक असर भारतीय अर्थव्यवस्था के बाकी ग्रोथ पर या मैक्रो पिक्चर पर होंगे वो अलग हैं। तो इसलिए हमें ये सीमित दायरे का बाजार छोटी छोटी घटनाओं पर रिएक्ट करता, तेजी से मुनाफा वसूली होता, ये सब हमें आने वाले कुछ दिनों में नियमित चलता हुआ दिखाई देगा, जब तक कि पश्चिम एशिया की ईरान इजराइल युद्ध की समस्या का या इस चुनौती का समाधान नहीं हो सकता, और वो बेहद पेचीदा है। मतलब अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। चलिए अब देखते हैं इन सब चीज़ों से कब निजात मिलेगी, ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके लिए हर रोज़ सुबह 10 बजे और अंशुमान सर के साथ सुबह 8:30 बजे उंगलियों पर दुनिया, और दोपहर 1 बजे अपने प्रश्न के उत्तर जानने के लिए जुड़ जाया कीजिए हमारे बोनस के साथ। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए, इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को समेटते हैं। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, इसी तरीके से तमाम खबरों का विश्लेषण, शेयर बाजार की जानकारी, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर बहुत डिटेल में मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।